बच्चों, इससे पहले कि हमने आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की परिभाषा, इनके अर्थ, लक्षण आदि के बारे में पढ़ा था। आर्थिक विकास व पर्यावरण, इन दोनों के आपस में संबंध कैसे हैं, एक दूसरे की निर्भरता आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम आर्थिक विकास एवं पर्यावरण में अंतर संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति मानव के प्रति सर्वदा दयालु रही है। जब से मनुष्य का इस पृथ्वी को सतह पर उद्भव हुआ है, वह अपनी जीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर है। उसे खाद्य पदार्थों और प्राणियों की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के इतिहास की प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य ने अपने आसपास प्राप्त प्राकृतिक उपहारों को पहचाना है और प्रयोग करना सीखा है। प्रकृति से अपने वाली हर वस्तु मानव जाति के लिए उपयोगी होती है, परंतु इसकी उपयोगिता उचित प्रौद्योगिकी के प्राप्य पर निर्भर है। प्रकृति उत्पाद धरती की सतह पर एवं सतह से नीचे उपस्थित है। मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के पास उस समय न तो औजार और न ही प्रौद्योगिकी थी। भूमि, सूर्य प्रकाश, वायु, वन और वन्य जीवन एवं जल पृथ्वी पर मनुष्य को दिखने से पहले से ही उपस्थित हैं। बच्चों, समय के साथ साथ उसमें भूमि को कृषि योग्य करना सीखा, विभिन्न पौधों के बचाव द्वारा फसल उगाई और वायु तथा जल ऊर्जा के उपयोग से पवन और जल चक्की चलाई। इसी प्रकार सदियों तक कोयला और खनिज तेल धरती की सतह के नीचे उपस्थित रहा, परंतु इसके प्रयोग के लिए मानव जाति के पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी। इसलिए प्रकृति साधन में बदले गए, तब से ये प्रयोग हो रहे हैं। प्राचीन समय से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए, जिसमें प्रौद्योगिकी क्रांति का जन्म एवं प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया से गति पकड़ी। मानव जाति ने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उदर पूर्ति के बाद जीवन स्तर में वृद्धि हेतु अति दोहन व अति शोषण करना प्रारंभ किया और प्रौद्योगिकी एवं उन्नत विज्ञान के सहारे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों की कीमती व उपयोगी बनाने हेतु रूपांतरित किया जाने लगा। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ता गया। आर्थिक विकास का आशय प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में सतत अभिवृद्धि से है, जो अधिकतम उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन कच्चे माल एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति पर्यावरण से होती है। अतः जिस राष्ट्र के पास जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे, वह राष्ट्र उतना ही विकसित होगा। ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा एवं आर्थिक विकास में परस्पर धनात्मक सहसंबंध होता है, परंतु पर्यावरण और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, क्योंकि विकसित राष्ट्रों की तीव्र विकास की भूख ने प्राकृतिक संसाधनों का अन्यायपूर्ण अतिदोहन व अतिशोषण किया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण का अपघटन या ह्रास हुआ है। बच्चों, अब हम
आर्थिक विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसके बारे में देखेंगे। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहाँ के उपलब्ध पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर करता है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक संगठनों को समाहित किया जाता है। जैविक घटकों में समस्त जीव जंतु एवं वनस्पति वर्ग शामिल है, जबकि अजैविक दशाएं जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल में परिदर्शित होती हैं। अतः पर्यावरण में उपलब्ध सभी घटक आर्थिक विकास हेतु मूल घटक होते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों के सहारे ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया संभव होती है। आर्थिक विकास का अध्ययन हम यहाँ कृषि विकास, औद्योगिक विकास के योग से करना चाहेंगे। कृषि विकास बढ़ती जनसंख्या को खाद्य समस्या का निवारण करता है, साथ ही औद्योगिक विकास हेतु कई उद्योगों का कच्चा माल उपलब्ध कराता है। औद्योगिक विकास पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का रूप परिवर्तन कर उत्पादन प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता के लिए उपभोग योग्य वस्तुएं तैयार करता है। साथ ही अन्य विकास तथा विज्ञान, तकनीकी, ऊर्जा, संचार, रक्षा तकनीकी आदि औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। कृषि विकास एवं पर्यावरण, इसमें हम कृषि और पर्यावरण का किस तरह से संबंध होता है इसके बारे में देखेंगे। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि भूमि का वितरण, कृषि प्रकार, फसलों का क्षेत्रीय वितरण तथा उत्पादन आदि भौतिक दशाओं के विभिन्न रूपों से निर्धारित होते हैं। यद्यपि मानव भौतिक कारकों से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जा चुका है, लेकिन ये संसाधन सीमित क्षेत्र पर ही प्रभावी हो जाते हैं। जैसे शुष्क व अर्धशुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा से कृषि क्षेत्र का विस्तार, प्राकृतिक रोगों एवं कीटाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों एवं रसायनों आदि का प्रयोग। इसलिए आज भी कृषि कार्य भौतिक दशाओं के अनुरूप निश्चित होते हैं। इसमें भौतिक कारकों में हम लेंगे दो, उच्चावच, जलवायु एवं मृदा प्रमुख हैं। उच्चावच का सीधा संबंध धरातल के पर्वत, पठार, मैदान जैसी भू आकृतियों से है, जिसमें पर्वत अधिकतम उच्चता के क्षेत्र में तो मैदान न्यूनतम उच्चता के। उच्चावचन कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि फसलों के वितरण एवं संबंधित कार्य धरातलीय स्वरूप पर ही आधारित है। मैदान, जहाँ अधिकतम कृषि भूमि पाई जाती है, इस स्थल का सबसे निम्न भाग है, जो आदि काल में से मानव सभ्यता का केंद्र व हृदय स्थल है। यहाँ भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित है। कृषि की दृष्टि से ये विशेष उपजाऊ है, जहाँ 80 से 90% भूमि कृषि के अंतर्गत है। इसमें सिंधु गंगा का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, यूरोप का मैदान कृषि की दृष्टि से विशेष उपयोगी व महत्वपूर्ण है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य उद्योग दोनों को की जाती है। कृषि जैसे जोतना, बोना, सिंचाई करना, फसल काटना आदि कार्य सरलता से संपन्न होते हैं। आवास एवं परिवहन आदि की सुविधा की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसलिए इस भाग में कृषि एवं मानव का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। पठारी प्रदेश ये भी कृषि के लिए उपयोगी हैं, जैसे ब्राज़ील का पठार,
दक्कन का पठार आदि। पठारी धरातल ऊबड़ खाबड़ होने से कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम संभावनाएं होती हैं। इस भाग में पथरीली मिट्टी, ढलुआ मिट्टी भूमि तथा मिट्टी की पतली परत के क्षेत्र होते हैं। ढाल के कारण मिट्टी शीघ्र प्रभावित हो जाती है। अति उच्च पठारी भाग में कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे तिब्बत का पठार। समतल पठार कृषि के लिए आकर्षक है। भारत में दक्कन का पठार कृषि के लिए विशेष उपयोगी है। इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन सुलभ है तथा गन्ना, कपास, गेहूं, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सीमित संभावनाओं का भूभाग होता है। विश्व में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि महत्वहीन है। पहाड़ी भागों पर कृषि कार्य न होने कारण मुख्य कारण उच्चावच है, जो न केवल कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करता है वरन परिवहन, आवास की दृष्टि से भी समस्याप्रद है। इसके साथ ही ऊंचाई की अधिकता के कारण तापमान की क्रमशः कमी व विजापन केवल ग्रीष्मकाल में ही हो पाता है। ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्र भेड़ तथा मांस पशु के लिए, दक्षिण अफ्रीका के पहाड़ी भाग भेड़ पालन, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहाड़ियाँ पर दुग्ध पशु तथा मांस पशु के लिए चारागाह प्रदान करते हैं, जबकि भारत चीन के पहाड़ी क्षेत्र में पशुपालन की दृष्टि से भी कम लोकप्रिय हैं। धरातलीय भाग सागर तल से विभिन्न ऊंचाइयों के लिए हुआ होते हैं, जिसका प्रभाव कृषि पर भी परिलक्षित होता है। ऊंचाई की विभिन्नता के साथ कृषि का भी स्वरूप बदलता जाता है। जहाँ प्रत्येक 90 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन हेतु उन्नत समतल भूमि 300 मीटर तक है। कृषि के लिए ऊंचाई के साथ घटते हुए तापमान की अपेक्षा बढ़ती हुई वर्षा तथा हवा कम महत्वपूर्ण होती है। वृक्षारोपण की ऊपरी सीमा 380 मीटर है और 213 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर खाद्यान्न व आलू के लिए उचित है। दूसरा, जलवायु द्वारा कृषि के विभिन्न प्रकार व स्वरूप निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। इसका सहसंतुलन भी बदलता रहता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी कृषि का जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है, इसलिए इसे जलवायु पर आश्रित पेशा कहा जाता है। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु प्रवाह आदि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर प्रभाव डालते रहते हैं। सूर्य प्रकाश पौधों की वृद्धि, विकास व वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पौधों की वृद्धि में प्रकाश की किस्म, तीव्रता, दीप्तकाल की अवधि का प्रभाव पड़ता है। बीज के अंकुरण और पौधे के वर्धनता का पकने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। तापक्रम की दशाओं व भिन्नता के साथ फसलों में भी विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ रबर, चावल, चाय, गन्ना, कपास, कहवा, जूट, केला आदि फसलें पैदा होती है। कृषि के विकास के स्वरूप वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जल आवश्यक है। जल की आपूर्ति प्राकृतिक वर्षा व कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई से होती है। अतः फसलों के लिए अनुकूल तापमान की तरह अनुकूलतम नमी भी की मात्रा भी आवश्यक है। पौधे नमी अपनी जड़ों से ग्रहण करते हैं, इसलिए मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल धारण करने की क्षमता के आधार पर इनकी उर्वरा शक्ति निर्धारित होती है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में वर्षा के वितरण में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। कहीं गर्मी में, कहीं जाड़े में, कहीं वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और इसी भिन्नता के कारण फसलों का भौगोलिक वितरण भी असमान है।
जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, चाय, जूट, गन्ना, सामान्य वर्षा के क्षेत्रों में गेहूं, मक्का, कपास तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, जौ, अरहर आदि फसलें अपनी विशिष्टता से बनाए हुए हैं। हवा का फसलों पर पड़ने वाला प्रभावी प्रत्यक्ष प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। नमी व तापमान दोनों का ही परिवहन हवा के द्वारा, जिसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा फसलों को जल की आवश्यकता महसूस होती है। शीतल वायु शीतलता को और तेज़ करती है और गर्म वायु शीतलता को रोकती है। हवा के द्वारा ही पौधों के बीजों तथा परागों का प्रसारण होता है।